This is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम क्लास 11th के स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इस पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहली दो यूनिट है, फर्स्ट 2 यूनिट्स है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। 13 मार्क्स का ये सिलेबस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से एज पर सीबीएसई। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर एज वेल एज यूनिट है। इसमें हम इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले आ जाता है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होगी? हमने क्लास 9 से ही इकोनॉमिक्स को पढ़ना आप लोगों ने शुरू किया है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लास 9 में आपने इकोनॉमिक्स एक सोशल स्टडी के पार्ट के रूप में शुरू आपके साथ हो गई थी, बट अब ये हमारे पास एक सब्जेक्ट के रूप में है। अब हम इसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अभी हमने इसे एज ए पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ा था, तो क्लास 11 से ये एज ए सब्जेक्ट हम अलग सा सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, हम जो सबसे पहले समझेंगे वो समझना चाहेंगे मीनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की मीनिंग, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। सबसे पहली चीज तो ये है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ये आर्ट नहीं है। तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट डील विद द यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज दैट हैव अल्टरनेटिव यूज टू सैटिस्फाइड ह्यूमन वांट्स। इसमें फुल इकोनॉमिक्स आ गया है। पूरे इकोनॉमिक्स को इस डेफिनेशन में पूरे इकोनॉमिक्स को हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। फर्स्ट, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस दैट डील विद यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर स्केर्स, बट इकोनॉमिक्स नॉट अराइज ओनली प्रॉब्लम, बट economics is a study of solving the problem that have alternate use. Resources are scarce, but that have alternative use to satisfy human wants. That is called economics. ये एक इकोनॉमिक्स की एक जनरलाइज डेफिनेशन हम वो कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो हम इसे 4 एराज में रखते हैं। 4 इसकी फैमिलीज में हम बांट लेते हैं। एडम स्मिथ एरा हो जाता है, फिर मार्शल एरा हो जाता है, फिर रॉबिन्स एरा होता है, और लास्ट सैमुअल्सन एराज हो जाते हैं। तो इनमें अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, लेकिन ये एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है एक टाइप से। इसमें लगभग सारी चीजें इकोनॉमिक्स की आ जाती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज विच आर डन फ्रॉम द मॉनेटरी गेन। वो एक्टिविटीज जिनसे मॉनेटरी गेन, जिनसे इनकम का रिलेशन होता है, ऐसे वर्क जैसे फैक्टर इनकम जिसे हम बोलते हैं। आप आगे अगर पढ़ेंगे तो, या क्लास 9 में आप लोगों ने फैक्टर इनकम पढ़ा है। तो फैक्टर इनकम का मीनिंग होता है, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर हैं और उन फैक्टर से जो इनकम आती है उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। बेसिकली वही फैक्टर इनकम अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है 2 साइड, जिसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर कोई लेबर वर्क कर रहा है तो उसे वेजेज मिल रहा है, किसी की लैंड है तो लैंड के बदले उसे रेंट मिल रहा है, या किसी ने कैपिटल अगर लगाई है तो उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, और इंटर पहली और प्रॉफिट ले रहा है। दैट इज ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आगे एक डेफिनेशन पढ़ें, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ, तो सबसे पहले हमने समझा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, फिर से हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन एज ए वेल्थ भी पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। एडम स्मिथ को हम, जो एडम स्मिथ हुए हैं, उन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। एडम स्मिथ से पहले जब उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी, उससे पहले इकोनॉमिक्स
को ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में पढ़ा जाता था, नॉट ए इंडिविजुअल सब्जेक्ट। उसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ते थे, हम एक ब्रांच के रूप में पढ़ते थे, और ब्रांच भी पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच होती थी। बट एडम स्मिथ के टाइम से, एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं हम इन्हें, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है। इनकी जो डेफिनेशन है वो साइंस ऑफ वेल्थ के नाम से है, और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पर वेल्थ, साइंस तो बोला है इन्होंने, जो साइंस यहाँ आया था, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। तो एडम स्मिथ ने भी इकोनॉमिक्स को साइंस माना है, आर्ट नहीं माना है, और उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। किसी भी नेशन के वेल्थ के बारे में जो स्टडी की जाएगी, उसके नेचर एंड कॉजेज के बारे में जो स्टडी की जाएगी, उसे हम इकोनॉमिक्स कहेंगे एज पर एडम स्मिथ। इट इज स्टडी ऑफ मटेरियल गुड्स रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक मीन। तो ये एडम स्मिथ की डेफिनेशन थी। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को वेल्थ ऑफ साइंस के रूप में इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहली डेफिनेशन भी उन्होंने ही लिखी, और इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट उनके बाद ही हम लोग पढ़ने लगे, इसीलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जा रहा है। और उन्होंने नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इस टाइप से डेफिनेशन दी है। उसके बाद कुछ समय बाद उनका क्रिटिसिज्म किया गया कि भाई वो केवल वेल्थ के बारे में बोल रहे हैं, उसके अलावा ऐसा कोई उनका पूरा स्केर्सिटी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, रिसोर्सेज के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, अल्टरनेटिव यूज के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। एक ऐसे स्टॉक की बात कर रहे हैं, एक ऐसे चीज की बात कर रहे हैं जिसमें कि केवल वेल्थ के बारे में पढ़ा जाए। तो ऐसा इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है जिसमें केवल वेल्थ पढ़ा जाए, और इस टाइप से उनका क्रिटिसिज्म किया। और जो क्रिटिसिज्म करने वालों में सबसे मेन जो थे वो थे एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने ऑलमोस्ट इन्हें मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। वैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर एल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है। एल्फ्रेड मार्शल ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, उनके अनुसार द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। एज पर एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये एल्फ्रेड मार्शल ने कहा। उन्होंने इससे आगे बढ़कर के वेल्थ से आगे बढ़कर के कहा, और उन्होंने कहा कि मैनकाइंड का ऑर्डिनरी बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसे हम कह रहे हैं, मार्शल ने उसे कहा ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो हम ह्यूमन बींग्स के ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है एज पर मार्शल। तो मार्शल ने इसी चीज को इकोनॉमिक्स कहा। इस बेस पर कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तीन चीजें हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तीन कंपोनेंट इकोनॉमिक्स के हम मानते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हम जिन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल रहे हैं, उसी के बेस पर कंपोनेंट इकोनॉमिक्स के आ जाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आ जाते हैं। तीन कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल थ्री आर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो कंज्यूमर है उसे हाउस होल्ड कहते हैं हम, जो प्रोड्यूसर है इंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑल फोर फैक्टर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इनकम, वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाता है। तो कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग of utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कंजम्पशन का मीनिंग है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की ऐसी यूटिलिटी, ऐसी वैल्यू जो कि ह्यूमन बींग्स की वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाइड कर दे, उसी को हम कंजम्पशन कहते हैं। कंजम्पशन का मतलब है कि हम गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं और उससे हमारी वांट्स सेटिस्फाइड होती है। और जो हमारा वांट सेटिस्फैक्शन है, जो हमारी वांट्स होती है, वो डिपेंड करती है यूटिलिटी पर। गुड्स हमारे लिए कितनी यूटिलिटी, किसी भी गुड्स की कितनी यूटिलिटी है,
और उस गुड्स के कंजम्पशन के बाद अगर हमारी वांट सेटिस्फाइड हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन. यूटिलिटी ऑफ गुड्स मीन्स inherent capacity of goods and services to satisfy human wants. That is called consumption. Then second component are production. Production is the process of converting raw material into useful things. जितने भी रॉ मटेरियल हैं उनको यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करने को हम प्रोडक्शन कहते हैं. वुड से टेबल बन जाए, वुड से चेयर हो जाए, तो वुड तो मटेरियल है जो नेचर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बट उसमें यूटिलिटी, रॉ मटेरियल में यूटिलिटी को प्रोड्यूसर यूटिलिटी को उसमें इनहर्ट करता है और उसी सिस्टम से वो कन्वर्ट हो जाता है रॉ मटेरियल और यूजफुल आइटम बन जाता है. शुगर केन से शुगर बन जाता है, तो शुगर केन रॉ मटेरियल है, उसे शुगर बन जाएगा. ऐसे ही जितने भी रॉ मटेरियल हैं उनसे जो प्रोडक्ट बन जाते हैं उसी को हम प्रोडक्शन कहते हैं. थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वुडन है, वो बाहर पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट उसे एक टेबल बना लिया, क्रिकेट का बैट बना लिया या चेयर बना ली, उसमें यूटिलिटी उसने ऐड कर ली और जैसे जैसे उसमें यूटिलिटी ऐड हो जाएगी तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा यूजफुल थिंग में और उसी सिस्टम को हम प्रोडक्शन कहते हैं. और थर्ड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड जो कंपोनेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन है. जितना भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन सभी फैक्टर्स को, प्रोडक्शन में 3 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं. उनमें होता है लैंड, लेबर एंड कैपिटल, और इन तीनों को जो इकट्ठा करता है उसे हम कहते हैं इंटरप्रेन्योर. तो प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं. 4 फैक्टर में जो भी इनकम होती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. Factor income distributed among the factor those who work as a agent of production. The factors of production: land, labor, capital and entrepreneurship. ये प्रोडक्शन के फैक्टर हैं. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरशिप. ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ये प्रोडक्शन के फैक्टर हैं. लैंड को जो मिलेगा, लैंड को रेंट मिलता है, तो लैंड फ्रॉम ऑफ रेंट, लेबर फ्रॉम ऑफ वेजेस, कैपिटल फ्रॉम ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरप्रेन्योर फ्रॉम प्रॉफिट. ये चीजें हमारे पास आ जाती हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. तो ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, फर्स्ट प्रोडक्शन हो जाता है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. देन इकोनॉमिक्स not only study of economic activities, some problem also discussed with study of economics. Economic problem, it is the problem of choice arising an account of the fact that resources are scarce and these have alternative use. हमें रिसोर्सेज का कैसे करके हमारे सामने प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस. ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, किस प्रकार किया जाए, किसके लिए किया जाए, ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. तो ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए होती हैं बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर. रिसोर्सेज स्केयर हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड but resources are scarce, so that arise different type of economic problem. We study all type of economic problem in the subject of economics.
इन्हीं प्रॉब्लम्स पर रॉबिन्स ने, मैंने आपको बताया था कि 4 एराज में हम अपने इकोनॉमिक्स को बांट सकते हैं। 4 हमारे ऐसे वो हुई है, फैमिली हुई है इकोनॉमिक्स की, जिसे हम एडम स्मिथ पीरियड कहते हैं। फिर उसके बाद मार्शल पीरियड चला, और मार्शल पीरियड के बाद जो थर्ड पीरियड हमारे पास इकोनॉमिक्स का जो एरा हम कह रहे हैं, थर्ड एरा में हम रॉबिन्स को पढ़ते हैं। रॉबिन्स डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज, रॉबिन्स ने जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, उन्होंने प्रॉब्लम एंड उनके अल्टरनेटिव यूज पर अपनी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की लिखी है, और उन्होंने कहा है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। ये सभी ने कहा है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। तो रॉबिन ने भी इकोनॉमिक्स को साइंस के रूप में डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस है। और किस चीज की स्टडी कर रहा है? ह्यूमन बिहेवियर, a science that study human behavior as a relation between and square means which have alternative use। ये और रॉबिन्स ने कहा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो स्क्वायर हैं, और ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स में जो स्टडी होगी वो ह्यूमन बिहेवियर की होगी। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी, रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्क्वायर मीन्स रिसोर्सेज, कुछ खत्म होने वाले हैं, कुछ स्क्वायर हैं। स्क्वायर्स मीन्स greater demand, less supply. Resources, these resources which demand are greater than their supply are called scarce। जिनकी डिमांड ज्यादा है और जिनकी सप्लाई कम है, ऐसे रिसोर्सेज को हम स्केयर्स कहते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं नेचर से, जितने भी रिसोर्सेज मिल रखे हैं, कुछ खत्म होने वाले हैं, एंड पर हैं, और कुछ स्केयर हैं, लेकिन उनके अल्टरनेटिव यूज के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो ये हमारा आ जाता है रॉबिन्स की डेफिनेशन। उसके बाद जो हम आगे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स को। तो यहाँ पर हमारे पास अभी तक हमने इकोनॉमिक्स को समझा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, और इसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया है वो क्या है, इकोनॉमिक्स पर, क्योंकि फर्स्ट पेपर है हमारा, पार्ट ए है स्टैटिस्टिक्स, इसलिए हमने इकोनॉमिक्स पर पहले डिस्कस किया। देन सेकेंडली जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि पूरा हमारा बुक ही स्टैटिस्टिक्स की है, उसी पर हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो हम इसकी जो डेफिनेशन समझेंगे वो प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर सेंस में हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, एज ए प्लूरल सेंस एंड एज ए सिंगुलर सेंस। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी टाइप से पूछा जाता है कि डिफाइंड स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर सेंस और एज ए डिस्कस विथ प्लूरल सेंस। फर्स्ट वी डिस्कस स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल सेंस और प्लूरल नाउन। एज पर प्लूरल नाउन, statistics are numerical statement. Statistics are numerical statement. Statistics are numerical statement of fact. Both are important. Numerical statement of fact in any department of economy placed in ये यहाँ पर आपको डेफिनेशन याद करनी है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो जाती है। तो एज पर प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर सच एज ए population statistics, employment statistics, poverty statistics। इन सब चीजों के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसे हम प्लूरल सेंस कहते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर है, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स है, पॉपुलेशन, जैसे हम डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, पॉपुलेशन स्टडी और
स्टडी ऑफ डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक, इस टाइप से जिन चीजों में हम इसका स्टडी करते हैं, ऐसा हम प्लूरल सेंस में स्टडी करते हैं। एज ए प्लूरल सेंस, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ statistics is a study of numerical fact only। अब इसके कुछ फीचर्स हो जाते हैं प्लूरल सेंस के। प्लूरल सेंस के सबसे पहला जो फीचर है, एग्रीगेट फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ ओनली एग्रीगेट फैक्ट्स, ये टोटल की स्टडी करता है। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इट इज ओनली एक्सप्रेस्ड एज ए न्यूमेरिकल डाटा। फॉर एग्जाम्पल, 19% population, approximately 19% population of the India having BPL, 19 or 20 percent population having BPL, below poverty line, और 80 crore population give free food during COVID period। 80 करोड़ लोगों को फ्री में गवर्नमेंट ने फूड प्रोवाइड करवाया ड्यूरिंग कोविड पीरियड में दिया जा रहा है। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, दैट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। और 80 करोड़ हमने कहा तो वो है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स से हमने 80 करोड़ निकाल लिया आउट ऑफ 130 करोड़ और 135 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। उसमें से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन कोविड पीरियड में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाया। फूड ग्रेन्स, भोजन का मतलब है फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करवाए, ये डाटा है। तो एक्सप्रेस न्यूमेरिकली ओनली। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव हैं स्टैटिस्टिक्स के वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सेंसस, प्री डिटरमाइंड objective, firstly study of male female population, study of number of below 14 age group, literacy rate, उसके अलावा लॉन्गिविटी आ जाती है उसी में, सेक्स रेशियो आ जाता है उसी में, बहुत सारी चीजें जो जब हम पॉपुलेशन सेंसस करते हैं तो जितनी चीजों को उसमें डाटा कलेक्ट करते हैं वो पहले से डिसाइड रहता है कि हमें लिटरेसी का पता करना है, हमें इनकम ग्रुप का पता करना है, हमें एजुकेशन का पता करना है। प्री डिसाइडेड रहता है वो, डिटरमाइंड क्या रहता है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, उसके बेस पर हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन सेंसस होता है। देन statistics is a collected in a systematic manner। जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसे सिस्टमैटिक मैनर से किया जाएगा, साइंटिफिक मैनर से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, एंड म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर कंपेयर करते हैं इंडियन इकोनॉमी को अगर हम वेस्टर्न किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से या यूएस यूके किसी भी इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, उसके बेस पर ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये फीचर हो जाते हैं प्लूरल सेंस में। अब आ जाता है स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, और इसमें जितने डेफिनेशन हैं वही हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर भी हैं। हमारे 5 स्टेजेज हैं इसमें, और डेफिनेशन को हम स्टेज वाइज पढ़ें या पूरी डेफिनेशन पढ़ें, इसी से हमारे पास जितने चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11th में है वही सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन भी है। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो हमारे पास इतने ही चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर हम इंट्रोडक्शन का पढ़ रहे हैं, सेकंड चैप्टर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा आएगा, फिर आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये तो हमारे थ्योरी पार्ट हो जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एनालिसिस करेंगे हम डाटा को,
फिर हम इंटरप्रिटेशन में हमारे पास सारे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड, जिसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। फिर हमारे पास इधर से डिस्पर्सन आ जाता है, उधर से कोरिलेशन आ जाता है। ये सब इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा है। जो डाटा कहाँ से कलेक्ट हुआ है, जो थ्रू कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस से हमारे पास डाटा कलेक्ट हुआ। तो उतने ही चैप्टर भी हैं और सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन भी है। तो डेफिनेशन याद करना बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर। और डेफिनेशन हो जाएगी, स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। और इसी पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट स्टेजेस बताइए, स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, उन सारे स्टेजेस को आप डिस्कस करें। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन इसमें अलग से पूछा जाता है, विद टूल पूछा जाता है कि स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स हैं, स्टेजेज एंड टूल्स, उन पर इसमें पूछा जाता है। तो स्टेजेज ऑफ statistical study, these stages are collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data. All five are stages of statistical analysis and a definition of singular sense of statistics. तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है यहीं पर। जो इसका सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट को हम इससे आगे इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ। यहीं पर फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आपने देखा, थैंक यू।